सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम बेहद संजीदा विषय पर एक बार फिर बात करने के लिए मजबूर हैं। मजबूर इसलिए हैं कि एक बार फिर दुनिया का घटनाक्रम बदल रहा है। जिस कोरोना के संदर्भ में हम मानकर चल रहे थे कि अब कोरोना अतीत का हिस्सा बनने जा रहा है, वह कोरोना एक नए स्वरूप के साथ दोबारा दुनिया को अपनी चपेट में लेते हुए दिख रहा है। दोबारा चपेट में लेने का कारण जो आ रहा है वो ओमिक्रॉन के रूप में आ रहा है। ओमिक्रॉन इस कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट का नाम है जो लगातार अपने स्वरूप बदल रहा है। दक्षिण अफ्रीका में यह पहली बार पाया गया और पिछले कुछ ही दिनों में इसने अपने संक्रमण की रफ्तार से 14 देशों को अब तक गिरफ्त में ले लिया है। पूरी दुनिया दहशत में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको लेकर लगातार अपनी चेतावनियां जाहिर कर रहा है। तमाम चिकित्सा विशेषज्ञ इस नए वायरस के संदर्भ को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं। बताया जा रहा है कि यह जो नया स्वरूप वायरस का है यह पुराने वाले के मुकाबले 5 गुना 6 गुना अधिक ताकत के साथ लोगों को संक्रमित कर रहा है। डेल्टा वेरिएंट जिसने दूसरी लहर के रूप में भारत समेत तमाम देशों में कहर बरपाया था, उसके मुकाबले इसका 5 या 6 गुना ज़्यादा प्रभावी होना अपने आप में लोगों को चिंता में डाल रहा है। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत के संदर्भ में कल देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद को बताया कि अभी तक इस नए वायरस से संक्रमित एक भी प्रकरण हिंदुस्तान में नहीं मिला है, लेकिन महज यह कह देने मात्र से हम निश्चिंत नहीं हो सकते। साउथ अफ्रीका से निकला यह वायरस अब तक 14 देशों को अगर अपनी जकड़ में ले चुका है तो भारत में भी अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी है। यही कारण है कि चाहे देश की सरकार के संदर्भ में बात करें या विभिन्न राज्यों की सरकारों के संदर्भ में बात करें, नए सिरे से समीक्षाएं की जा रही हैं, चेतावनियां जाहिर की जा रही हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। हम भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से नई उपजी हुई परिस्थितियों पर बात करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र के 4 जाने माने विशेषज्ञ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर उन तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश कार्यक्रम में करेंगे जो हमारे आपके जहन में आने वाले समय को लेकर है। इन चिकित्सा विशेषज्ञों से आपका परिचय कराएं और दुनिया के सम्मुख एक नई समस्या बनकर सामने आए इस ओमिक्रॉन वायरस के संदर्भ में कुछ गंभीर बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र जाने माने यूनानी विचारक प्लूटार्क का दिया हुआ है। उन्होंने बड़े काम की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक ही पत्थर से 2 बार ठोकर खाना लज्जाजनक है। प्लूटार्क ने जो ये विचार दिया, इसी की रोशनी में हमें अपने आज के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है और आने वाली तैयारियों को भी देखना है। कोरोना के संदर्भ में पहली लहर के बाद दूसरी लहर के संदर्भ में कहीं ना कहीं हम तैयारियों के संदर्भ में चूके थे। नतीजा एक भयावह महामारी के तौर पर हमारे सामने आया। हमारे आसपास के तमाम लोगों को समय पर बेड या ऑक्सीजन न मिलने के कारण जान गंवानी पड़ी। तय बात है कि अगर तीसरी लहर के हालात बन रहे हैं तो इसके संदर्भ में हमारी तैयारी इतनी मुस्तैद, इतनी चौकस, इतनी व्यवस्थित होनी चाहिए कि कम से कम इलाज के अभाव में लोगों को अपनी जान गंवानी ना पड़े। क्या हम वाकई अपने देश के संदर्भ में इसके लिए तैयार हैं? इसकी रोशनी में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए 4 जाने माने विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब हैं जो पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर साइंस ऑफ वैक्सीनोलॉजी हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार साहब जुड़ रहे हैं जो मेडिकल डायरेक्टर हैं जो लोक नायक जेपी हॉस्पिटल दिल्ली के। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल साहब हैं, सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, चिकित्सकों की सबसे बड़ी संस्था देश की है। साथ ही कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर राजेश सूद साहब भी होंगे जो पूर्व डीन हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली के। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अनिल गोयल साहब से करते हैं। गोयल साहब, सब लोग अचानक हकबका गए हैं। सब एक रूटीन में आ रहा था, काम धंधे अपनी गति से आ गए थे, स्कूलों में पड़े हुए ताले लगभग खुल चुके थे, कॉलेजों में भी बच्चों की चहल पहल नजर आने लगी थी। लग रहा था कि देश और दुनिया उस महामारी से अब उबर रहा है जो पिछले 1.5 साल से हमारी जिंदगी को हलाकान किया हुआ था। पर क्या हुआ? अचानक सब कुछ दहशत में दिखाई दे रहा है। सब तरफ अफरा तफरी है, हड़बड़ाहट है, आने वाले समय को लेकर आशंकाएं हैं। बतौर विशेषज्ञ आपसे जानने में दिलचस्पी है, हुआ क्या अचानक? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि ये हुआ इसलिए कि एक तो पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन इनइक्वालिटी है। बहुत जगह वैक्सीन बिल्कुल ही नहीं लगी है। कई जगह हम लोग वैक्सीन के स्टोरेज होल्डिंग की बात कर रहे हैं या बूस्टर की। तो जहां जैसे साउथ अफ्रीका है, बोट्सवाना है, जहां बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर वैक्सीन नहीं लगी है। दूसरी जगह वहां पर जो इम्यूनिटी कम है लोगों की, न्यूट्रिशनल स्टेटस कम है अफ्रीकन कंट्रीज में, उन जगह पर ये बहरूपिया अपना रूप बदलने में
सक्षम हो रहा है। इसने अपना बहरूपिया ने अपना म्यूटेशन किया, ये एक तरह से ये चार शोभराज की तरह है, अपना नया नया रूप बदल लेता है। बदलने के लिए इसने क्या किया, 30 म्यूटेशन कर दिए स्पाइक प्रोटीन में और नई तरह से ह्यूमन सेल से अटैच होने लगा। तो इस प्रकार से दो कारणों से ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने घोषित किया, क्योंकि इसने अपना रूप बदलकर एक ये नया रूप ले आया और नए तरह से सेल्स पे अटैच होकर हाईली इन्फेक्शियस हो गया। जो पहले डेल्टा या वेरिएंट थे या जितने थे, एक आदमी को पेशेंट 4 या 10 लोगों को करता था, अब ये 35 से 40 लोगों को इन्फेक्शन कर सकता है। तो कारण भी हमको पता है कि जहां वैक्सीन नहीं लगी, जहां न्यूट्रिशनल स्टेटस का खराब है, वहां से लोग आ रहे हैं। दूसरी बात, अब ये विश्व के लिए ये वसुधैव कुटुंबकम की तरह वायरस संदेश दे रहा है। एक वायरस कहीं भी पैदा होता है पूरे विश्व में वो फैल जाता है। अब हम एक बोट्सवाना की एक लेडी को मान लीजिए जयपुर उदयपुर में ढूंढ रहे हैं, वो आई थी कभी, फिर वो चली गई, तो कितने लोगों को हिंदुस्तान में फैला गई। हमारा कंसर्न अब ये है, हजारों लोग साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से हिंदुस्तान में आए हैं, कुछ चले गए, कुछ रह रहे हैं, उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो हमारा कंसर्न अब ये है कि हमारे देश में उनके लिए जितने भी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है उनका RT-PCR हो, जीनोम टेस्ट हो। हमको अभी तक मांडविया साहब ने कल कहा कि हमारे देश में नहीं है, लेकिन हमको सतर्क रहना है। आगे आने वाले समय में हमको पता होना चाहिए कि हम किस वायरस से डील कर रहे हैं और हमारे यहाँ कितनी सीवियरिटी है। अभी थ्योरी है कि ये सब माइल्ड डिजीज है, ये इन्फेक्शन ज्यादा है, हो सकता है सीवियर नहीं हो, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा लोगों में एक साथ फैल गया तो निश्चित रूप से हमारे लिए कंसर्न हो जाएगा, हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंसर्न हो जाएगा, हमारे लिए ऑक्सीजन बेड्स, दवाइयों के लिए हमारा कंसर्न पैदा हो जाएगा। मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का विस्तार से लेकिन मेरी जिज्ञासाएं काफ़ी हैं, तो इसलिए मेरे पास सवाल अभी भी बाकी हैं आपसे जानने के लिए। आपसे जानना ये चाहता हूं कि पहले जो वेरिएंट आए थे उनमें बड़ी संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, पर उस दौर में ये भी देखने में आया था कि चाहे वो रैपिड टेस्ट थे, एंटीजन टेस्ट, चाहे RT-PCR था, उसके अंतर्गत आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, पर लोगों को फिर भी लक्षण लगते थे। अब तक की जानकारी के अनुसार बतौर विशेषज्ञ आपसे जानने में दिलचस्पी है कि ओमिक्रॉन का जो स्वरूप है, क्या वो RT-PCR जिसको गोल्ड टेस्टिंग के स्टैंडर्ड में मान रहे हैं, उसको तो धोखा नहीं दे रहा है? ऐसा तो नहीं कि लोग टेस्ट कर रहे हैं, जैसे मनसुख मंडाविया जी ने कहा हमारे देश में एक भी नहीं मिला, पर चला आपका टेस्ट इतना सक्षम ही नहीं है कि उसे पकड़ पाए। ऐसी किसी आशंका से इनकार कर सकते हैं क्या हम? नहीं, कल ही आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की आई है रिपोर्ट कि ये रैपिड एंटीजन टेस्ट में भी डिटेक्ट हो रहा है और RT-PCR में भी डिटेक्ट हो रहा है। लेकिन हम अब क्या कह रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से या मेडिकल एक्सपर्ट्स कि जो भी पॉजिटिव अब RT-PCR में ये आ रहा है अगर कोविड टेस्ट, तो उन सबके जीनोम टेस्ट होने चाहिए, तभी हमें ये पता चलेगा ये ओमिक्रॉन है या ये पुराना वाला वायरस है जी। ये इशू अब तो जीनोम स्टडीज हिंदुस्तान में हर स्टेट में अब अवेलेबल है जी। इसलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DDMA ने भी ये गाइडलाइन दिया, जो RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, डॉक्टर सुरेश भी यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है ये दिल्ली सरकार का ने भी इसी तरह का कुछ डायरेक्शन दिया है, सबके जीनोम टेस्ट होने चाहिए और हो रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। जीनोम टेस्ट होने चाहिए ऐसा डॉक्टर अनिल गोयल साहब कह रहे हैं, लेकिन वो वैक्सीन के संदर्भ में बात कर रहे थे। मुझे डॉक्टर सुरेश कुमार जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी के पास आना चाहता हूं और अतुल जी आपसे समझना ये चाहता हूं कि एक बड़ा कारण डॉक्टर अनिल गोयल जी ने हमें यह बताया कि जो वैक्सीन है उसके वितरण में कहीं ना कहीं असमानता रही, लोगों की क्षमताएं वैसे ही अफ्रीकी देशों में कमतर हैं क्योंकि उनका खान पान इतना व्यवस्थित नहीं है, उपलब्धता नहीं है। लेकिन खबर तो ये आ रही है कि जो वैक्सीन हमें लग रही थी, चाहे वो मॉडर्ना की थी चाहे फाइजर की थी, उन वैक्सीन को भी ये म्यूटेंट भेद दे रहा है, अर्थात आपको वैक्सीन लगी है फिर भी आपको संक्रमित कर दे रहा है। तो ऐसे में वैक्सीन लगने ना लगने के मायने क्या हैं, और अगर ये वैक्सीन को भेद दे रहा है तो अब हम जो वैक्सीन अभियान चला रहे हैं उसकी कोई सार्थकता है, या इस वेरिएंट पे जो काम कर पाए वैक्सीन उसे बना के नए सिरे से वैक्सीनेशन की आवश्यकता है? थोड़ा आपसे दृष्टि मिले। हिमांशु जी प्रणाम सबसे पहले आपको, और धन्यवाद कि डॉक्टर अनिल जी से आपने दोबारा मुझे इस मंच पर मिलवाया। डॉक्टर अनिल जी आपका स्वागत है, एंड डॉक्टर सुरेश आपका भी अभिनंदन है। आपने जो सवाल पूछे हैं और जो आजकल विभिन्न टीवी चैनल्स में चर्चा चल रही है, मैं हैरान हूं हम किस दिशा में जा रहे हैं जी।
आपने 4-5 सवाल एक साथ पूछे। अगर मैं शब्द ओमिक्रॉन से बैक में जाके करूं जी और वैक्सीन को और WHO के पिछले कुछ साल के रोल को डिसाइड करूं, तब आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। जी ये ओमिक्रॉन नाम दिया गया, आपको मालूम है कि न्यू, म्यू और शी को छोड़कर दिया गया। जी ये अधिकतर ये स्ट्रेन कुछ देश स्पेसिफिक में ही क्यों निकल रहा है? सर, हर वायरस हमेशा से म्यूटेट करता चला आ रहा है। 1919 में फ्लू की महामारी फैली थी, जब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। तब से ये डिसाइड हो गया था जो कंट्री ऑफ ओरिजिन होगा वहां से इसका नाम होगा, या जिस जानवर से होगा, जैसे कि डक फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इस ढंग से नाम। फ्लू के स्ट्रेन आज भी उनके नाम ताइवान स्ट्रेन है, हांगकांग स्ट्रेन है, डेनवर स्ट्रेन है, मिशिगन स्ट्रेन है, विक्टोरिया स्ट्रेन है, सिडनी स्ट्रेन है। लेकिन वुहान का कोरोना वायरस आते ही कोरोना का नाम ही बदल के कोविड कर दिया गया। हम भी हैरान थे, ये कोरोना वायरस इन्वेजिव डिजीज उस समय क्यों रख दिया गया। जी अब बात होती है म्यूटेशन। आपने कहा सर, ये 130 करोड़ की जनता जो है, ये विश्व के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में केस हो रहे हैं और चेतावनी भारत को दी जा रही है। जिस देश के अंदर सेकेंड वेव से पहले 60% लोग में इम्यून बॉडीज पाई गई थी और सेकेंड वेव के बाद 87% लोगों में इम्यून बॉडीज थी, उस देश की वैक्सीन को mRNA वैक्सीन से तुलना की जा रही है। पिछली बार भी अगर आपको याद होगा, मैंने मैसेंजर RNA वैक्सीन को लेकर कहा था, ये केवल एक अंश को लेकर बनाई गई है, जी न कि पूरे वायरस को लेकर। एक इकलौती वैक्सीन कोवैक्सीन, जिसकी राह में हर अड़ंगा लगाया गया। जितना डेटा कोवैक्सीन ने WHO को दिया, उतना तो साइनोफार्म ने कभी दिया ही नहीं। जी सर, होल सेल वैक्सीन और mRNA वैक्सीन का अगर आप फर्क समझ लेंगे तो सब उत्तर मिल जाएंगे। जी मेरा ये चेहरा है, मैं नाक की सर्जरी करा लेता हूँ, होंठ की सर्जरी करा लेता हूँ, कान की सर्जरी करा देता हूँ। हो सकता है मेरे कुछ दूर के मिलने वाले मुझे ना पहचान पाए, जी लेकिन मैं जैसे ही बोलूंगा मुझे पहचान लेंगे। होल वायरस के अंदर, इसके अंदर 1056 एमिनो एसिड की चेन है, जिसके कि 592 नंबर के एमिनो एसिड पे 30 म्यूटेशन हो गए, जिसको कि नाम ओमिक्रॉन दिया है, न्यू म्यू का ही छोड़कर। जी इसका मतलब बाकी पूरा वायरस तो वही है। हमारी जो कोवैक्सीन है, ये होल सेल की है। मेरी नाक की सर्जरी से या होंठ की सर्जरी से मेरा शरीर नहीं बदला है। अगर मेरा शरीर वहां है, यानी कि होल वायरस से बनाई वैक्सीन मौजूद है, तो 100% हमको इस बीमारी से सुरक्षा मिलेगी। दूसरा, बहुत हंगामा कट रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जी ना तो अभी तक और ना जिस देश में ये वायरस का ओरिजिन हुआ, एक भी केस को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये सिर्फ सोमेटिक प्रॉब्लम कर रहा है, यानी कि शरीर में एक्सट्रीम टायर्डनेस, बेइंतहा थकान हो रही है, गले में खराश हो रही है और हल्का फीवर आ रहा है। याद रखिए, ये एक सिद्धांत है वायरोलॉजी का, जो बीमारी जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से निकल जाती है। ये वो कह रहे हैं ये बहुत तेजी से फैलता है, अभी तक किसी ने ये नहीं बोला ये बहुत तेजी से मारता है। जी एक भी अभी तक रिपोर्ट नहीं है। हम जबरदस्ती पैनिक क्रिएट किए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सतर्कता नहीं बरतें, मैं ये नहीं कह रहा। इसमें भी, बुराई में भी अच्छाई होती है। इस बुराई में अच्छाई हमको ये मिली है कि जो लोग सेकंड डोज नहीं लगवा रहे थे या जो अभी तक फर्स्ट डोज नहीं लगवाए, आप अगर पिछले 10 दिन के अंदर देखेंगे, सेकंड डोज लगवाने वालों की संख्या पहली डोज के मुकाबले 4 गुना हो गई है। जी अगर दिन में 70 लाख लोगों को हम वैक्सीन लगा रहे हैं, तो 15 लाख लोगों को हम पहली डोज लगा रहे हैं, बाकी सेकंड डोज है। हमको इसका फायदा मिलेगा। इस समय भी हमारे देश में सब लोग अक्सर कहते हैं, कुछ नेता भी कहते हैं, केवल इतने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगी। सर, पहले तो हम केवल एडल्ट पॉपुलेशन को अलग कर लें। NFHS के डेटा में ये सिद्ध हो गया है कि भारत की जनसंख्या नहीं बढ़ी है, तो मैं अब 130 करोड़ पर ही रुका रहूंगा। हम अगर जोड़ते हैं तो 90 से 92 करोड़ है। हम लगभग 80 करोड़ लोगों को पहली डोज देने के निकट आ चुके हैं और 46-47 करोड़ को सेकेंड डोज लग चुकी है।
इसका मतलब हम दिसंबर एंड तक फर्स्ट डोज तो सबकी दे चुके होंगे और सेकंड डोज भी लगभग 70% लोगों को दे चुके होंगे। तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको सतर्क रहने की जरूरत है, पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब आपके सवाल पे आता हूं, फाइजर और मॉडर्ना। जी सर, यूरोप केवल इस बीमारी से सबसे ज्यादा ग्रसित है, उसके बाद हांगकांग है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएस है, कनाडा है। ये सब वो हैं जिन्होंने mRNA वैक्सीन दी थी। जी फाइजर ऑल ऑफ अ सडन ये क्यों बोलने लग गए कि हम इसकी वैक्सीन बनाने जा रहे हैं? सर, इस संदेशों को समझिए। जी ये भारत के एक मार्केट जो एक सोने की चिड़िया है, उसको फिर कोई मुगल आकर लूटने के लिए लगे हैं। हम तैयार रहें, लेकिन सभी चैनल से लेकर सबसे निवेदन है, पैनिक ना क्रिएट करें। हम बहुत सशक्त स्थिति में हैं, हमारे इम्यून स्टेटस बहुत अच्छा है। हम पैनिक क्रिएट ना करें, ये बार बार डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब आप बोल रहे हैं। कोवैक्सीन की आप हिमायत कर रहे हैं, वो जिस प्लेटफॉर्म पे बनी है उसके चलते हमारा सुरक्षा घेरा बहुत मजबूत है, ये भी आप हमें बता रहे हैं। पर आपसे जानना ये चाहता हूं कि हमारे देश में 2 वैक्सीन सरकारी स्तर पर टीकाकरण का हिस्सा बनी, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के संदर्भ में अगर अनुपात की बात करें तो लगभग 5 या 6 लोगों को जब कोविशील्ड लगती है तब एक व्यक्ति को कोवैक्सीन लगती है, ये अंतर है। तो अब आपसे जानने में दिलचस्पी है कि जो पैरवी, जो दमखम, जिस दबंगाई से आप कोवैक्सीन के संदर्भ में हिमायत कर रहे हैं, कोविशील्ड का संरक्षण भी क्या उतना ही प्रभावी है या वो मॉडर्ना और फाइजर की कतार में खड़ी हुई है, ये बात जानने में दिलचस्पी है। अभी कल के डॉक्टर अडार पूनावाला के खुद के इंटरव्यू से मैं कोट कर रहा हूं कि उनको कुछ हफ्ते का समय लगेगा इसके बारे में बताने के लिए, क्योंकि अगर उस mRNA में जिस स्पाइक प्रोटीन से उन्होंने उसको डेवलप करा है तो हो सकता है ये एक शंका हो। लेकिन ये याद रखिए, ओमिक्रॉन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट नहीं कर रहा है जी ये जितने लक्षण हैं इतने तो लोग अक्सर कहते हैं रात को फ्रिज का पानी पी लिया था या बारात में दही खा लिया था, इस वजह से हमको ठंड लग गई, थोड़ा सा वायरल है, गला खराब है, शरीर दुख रहा है। वायरस तो स्वरूप बदलता है, बदलेगा। ये इतने स्वरूप अगर देश में जीनोम सीक्वेंसिंग हिमांशु जी अगर हो रही होती तो पिछले 6 महीने में इतने हमको जीनोम मिलते कि ग्रीक अल्फाबेट क्या, वो उर्दू इंग्लिश सारी अल्फाबेट खत्म हो जाती। इतने नाम दे दे के WHO थक चुका होता। तो ग्रीक अल्फाबेट के नाम ही खत्म हो जाता अगर हमने जीनोम सीक्वेंसिंग ठीक की होती, इतने वेरिएंट हमें मिल जाते। लेकिन मैं डॉक्टर सुरेश कुमार साहब के पास रुक करना चाहता हूँ। सुरेश कुमार साहब, जो एक डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब ने कहा है कि संक्रमण तेज है, इससे इनकार नहीं, पर उस संक्रमण की जो मारक क्षमता है वो उतना ज़्यादा चिंता करने का विषय पैदा नहीं कर रही है। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि आपका अपना अनुभव क्या है। लोग कोरोना से घबराए इसलिए नहीं थे कि लोगों को सर्दी आ गई थी, लोग घबराए इसलिए भी नहीं थे कि खांसी शुरू हो गई थी, लोग घबराए इसलिए भी नहीं थे कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लोग घबराए इसलिए थे क्योंकि उन्होंने असमय अपने अगल बगल के लोगों को ये दुनिया छोड़ते हुए देखा था। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि वक्त गुजरने के साथ अभी वस्तुतः चिकित्सा जगत महसूस क्या कर रहा है। जिस बड़े पैमाने पर लोग जान गंवा रहे थे वो सिलसिला रुक गया है। क्या हमारा शरीर वैक्सीन के उपयोग से या बाकी परिस्थितियों के चलते अब उस खतरे से बाहर है? तो संक्रमण से बचने की कोशिश करें, यहाँ तक ठीक है, पर जान जाने के खतरे को लेकर दहशत में ना आए। बतौर चिकित्सक आपकी राय। हिमांशु जी, हमने फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और इसके साथ साथ हमारा जो लोकनायक है ये नोडल सेंटर रहा, टर्सरी केयर हॉस्पिटल रहा, यूके स्ट्रेन के लिए, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के लिए और ब्राजील स्ट्रेन के लिए लास्ट ईयर। और इस बार भी ओमिक्रॉन स्ट्रेन के लिए हमारा जो लोकनायक है वो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है जी। हमारा जो पहले भी जब यूके स्ट्रेन आया था तब बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की थी, उस टाइम भी बहुत ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स में बहुत डर था कि यूके स्ट्रेन है, बड़ा खतरनाक है जी। और हमने यूके स्ट्रेन के ही उसको अल्फा स्ट्रेन भी कहा गया जी। बाद में साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन आया जिसको बीटा स्ट्रेन कहा गया, उसके बाद डेल्टा स्ट्रेन आया जो 100 से ज्यादा देशों में फैल गया। जी। ये जो करंट
ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा WHO ने, और 15 देशों के लगभग ये ऑलरेडी फैल चुका है, बहुत तेजी से फैल रहा है। जी निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, और इसके लिए जो तैयारी है विश्व स्तर पर, WHO की जो गाइडलाइंस हैं और जो ICMR और भारत सरकार की गाइडलाइन है, वो हम फॉलो कर रहे हैं। और अभी तक इस वायरस के बारे में हमारा अनुभव 0 है। कोई भी केस हमने अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। हमारी खुद की लोकनायक में बहुत बड़ी 3 सीक्वेंसिंग लैब है। हम रोज सैंपल भेज रहे हैं, जी रोज जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनके सैंपल भेज रहे हैं। अभी तक हमें सारे के सारे डेल्टा वेरिएंट ही मिले। आज भी हमने 4-5 सैंपल भेजे हैं, पर हमें निश्चित रूप से इसके बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता है। अभी जो लिटरेचर में जो जानकारी उपलब्ध है, अभी एक स्टडी पब्लिश हुई साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ ओमिक्रॉन का, जी जोन्सबर्ग में। वहां पर स्टडी से पता चला कि ये इसका जो पहला मामला आया वो 9 नवंबर को आया, 9 जी नवंबर को, और जी उसका डिटेक्ट हुआ 3rd वीक ऑफ नवंबर में। और उसके बाद बहुत सारे केसेस आए, फिर रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज हुई, उन्होंने लगा कि ये तो डिफरेंट म्यूटेशन है, इसमें 30 से, जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि 30 से ज्यादा इसमें म्यूटेशन हो गए स्पाइक प्रोटीन में। यदि हम देखें इसका कि यदि हम डेल्टा में देखें तो उसमें 2 ही म्यूटेशन थे, और बीटा में तो 3 म्यूटेशन, इसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशन हो रहे हैं। इसकी वजह से जो नेचुरल कोर्स है वायरस इवोल्यूशन का, उसकी वजह से ये ज्यादा इन्फेक्टिव है। बहुत इसकी जो धार है वो बहुत तेज है, तेजी से फैलता है। ये निश्चित एक जानकारी हमें सामने मिली है। दूसरा ये कि इम्यूनिटी को इवेड करता है, यानी कि जो लोग नेचुरल वे में संक्रमित हुए हैं या जिनको वैक्सीन मिला है, उसके उन लोगों को भी ये इन्फेक्ट कर रहा है। और तीसरी जानकारी ये मिली है कि इसमें जो क्लिनिकल प्रोफाइल है, जो डिजीज का स्पेक्ट्रम है, जी वो हल्का है, यानी कि आईसीयू की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी नहीं करता है, और जो सिम्टम्स है वो हल्के होते हैं। यानी कि जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल बता रहे थे और डॉक्टर गोयल भी बता रहे थे कि इसमें हल्का बुखार होता है, गला खराब होता है, सिर दर्द होता है, एक्सट्रीम वीकनेस होती है। तो इस तरह की जो मामले हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, ज्यादातर उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। पर निश्चित रूप से जो हमारा वर्क फोर्स है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, यदि उनमें भी स्प्रेड हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो उसके लिए भी हमने एक गाइडलाइन हमारे जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियन है, उनके लिए बनाई है, विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। अलग से हमने एक वार्ड बनाया है लोकनायक में, जी तो कि एयरपोर्ट से कोई भी सस्पेक्टेड या आरटीपीसीआर पॉजिटिव पेशेंट होगा, जो कि 15 जो अफेक्टेड नेशन हैं उनको ट्रेवल करके, और यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे पता चले कि उसका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, तो उसको हमारे यहाँ पे निदान की सुविधा है और ट्रीटमेंट की सुविधा है, वो सब हमने किया है। और हमने देखा है कि यूके स्ट्रेन के भी हमने 100 से ज्यादा पेशेंट एडमिट किए थे और एक भी डेथ नहीं हुआ था, तो क्योंकि यूके में बहुत ज्यादा डेथ बहुत ज्यादा डेथ हुई। तो डॉक्टर सुरेश कुमार जी का मानना है कि कुल मिला के जान के खतरे की दृष्टि से तो हम लोग अभी तात्कालिक रूप से जो जानकारी है उसमें निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन मेरे साथ में जो डॉक्टर राजेश सूद साहब हैं, राजेश सूद साहब, आपसे जानने में मेरी दिलचस्पी है। मेरा ये प्रश्न हो सकता है आपको अन्यथा भी लगे, पर ऐसा तो नहीं कहीं हम लोग जो है वैक्सीन माफिया का शिकार होने जा रहे हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मॉडर्ना के सीईओ हैं स्टीवन बेंसेल, अभी ओमिक्रॉन के संदर्भ में यहां पर भी जितना पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी कह रहे हैं कि अभी जानकारियां बहुत ज़्यादा नहीं है। ये भी बता रहे हैं कि अभी जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनके संदर्भ में कोई बहुत जान के खतरे भी महसूस नहीं हुए हैं। पर स्टीवन बेंसेल ने कहा है कि कोरोना वायरस का ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन कोविड-19, वो वैक्सीन जो वर्तमान है उनको मात दे सकता है, और इसलिए हम नई वैक्सीन लेकर आने वाले हैं और वो नई वैक्सीन के माध्यम से हम इसे भी रोक देंगे। तो कुल मिलाकर लोग वैक्सीन के फेर में ही रहें, हर वैक्सीन 1000, 1500, 2000, 3000 रुपए की रहे और नए नए वेरिएंट आते रहें और वैक्सीन के नाम पर हम उन्हें लगवाने के लिए अपने शरीर को उपलब्ध कराते रहें। किसी खेल का हिस्सा तो नहीं होने जा रहे हम? सवाल है, क्योंकि ऐसे खेल अतीत में देखे हैं चिकित्सा जगत के, इसलिए आप इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, लगा कि सीधा सवाल आपसे पूछ लिया जाए। देखिए, जहाँ तक वैक्सीन की बात है, जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, आप देखिए, जहाँ तक वैक्सीन की बात है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और कोरोना से भी इम्यूनिटी बढ़ती है, और इन दोनों से हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाते हैं। जी तो वैक्सीन हमारे को
जो डायरेक्ट कोरोना का इन्फेक्शन होता है उसमें जो एसोसिएटेड मोर्टेलिटी होती है, डेथ्स होती है, उससे बचाती है, और जो मॉर्बिडिटी होती है उससे बचाती है। तो ये कहना कि वैक्सीन जैसे वैक्सीन की प्रॉब्लम है लोगों के दिमाग में, वो बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। वैक्सीन हमको हर्ड इम्यूनिटी देती है और इसको लेना बहुत जरूरी है। अब जहां तक वेरिएंट्स की बात है, वेरिएंट्स में ये जो ओमिक्रॉन आया है, इसके अंदर जो स्पाइक कॉम्प्लेक्स है उसमें बहुत म्यूटेशन हुए हैं जी। और इन म्यूटेशन में प्रॉब्लम यह है कि जो 30 से 50 म्यूटेशन बता रहे हैं उससे इसकी संक्रमणता बढ़ गई है। जी। साउथ अफ्रीका के अंदर एक प्रांत में जब ये होना शुरू, अभी ये एक प्रांत में है, उसमें फैला नहीं है दूसरे प्रांत में, तो उस प्रांत में जब ये हुआ तो वहाँ लगभग जो नए केस आ रहे हैं उसमें 75% जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के आ रहे हैं और बहुत जल्दी ये 100% हो सकता है। तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया गया है क्योंकि इसकी संक्रमणता बहुत ज्यादा है, ये फैलेगा बहुत तेजी से। अब जहां तक इसके सिम्टोमेटोलॉजी की बात है, वो अगर कम भी है तो उसके अंदर नए म्यूटेशन आ सकते हैं। जैसा अभी बताया गया कि जो कोरोना का वायरस है ये लगातार म्यूटेट हो रहा है और ये कोई दूर की बात नहीं है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो इस ओमिक्रॉन से और म्यूटेंट निकल आए। अब जहां तक इसकी वैक्सीन की इफेक्टिविटी की बात है, उसके ऊपर तो बातचीत चल ही रही है, रिसर्च भी चल रही है, उसमें देखा जा रहा है। पर आपको ये बता दें कि हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कैपेबल है। अगर वैक्सीन अगर पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं मिलती है, ज्यादातर उम्मीद है ये मिलेगी क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट ही हमारी वैक्सीन बनी हुई है और वो उसको कवर करती हैं, और अगर नहीं भी हुई तो 1 महीने के अंदर उसको बनाया जा सकता है। हमारा प्राइमरी कंसर्न है कि इसका स्प्रेड रोका जाए कोरोना का, और दूसरा स्प्रेड है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर से। दूसरा हमारा है कि हमारे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रीगैल्वेनाइज करना पड़ेगा, और तीसरा हमारा है कि वैक्सीनेशन का ड्राइव और तेज किया जाए। और एक जहां तक बूस्टर की बात आ रही है, कुछ देशों ने बूस्टर लगा दिए हैं, जैसे यूके में 13 करोड़ बूस्टर लग गए हैं। भारत की पॉलिसी में थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे 120 करोड़ वैक्सीन के डोजेज अभी लगे हैं और उसमें अभी हम लगभग 90 करोड़ वैक्सीन डोजेज से पीछे हैं, और हमारी कैपेबिलिटी जो है प्रोडक्शन की वो 30 करोड़ पर मंथ है। तो इसलिए हमको आने वाले टाइम में वैक्सीन की डोजेस को कंप्लीट करके रिक्वायर्ड वैक्सीनेशन करना जरूरी है। इसकी स्टडी का हम इंतजार करेंगे। ओमिक्रॉन में ये उम्मीद है कि ये वैक्सीन काम करेंगी क्योंकि ये वैक्सीन भी स्पाइक प्रोटीन को तो कवर करती है, उसमें जो म्यूटेशंस हो गए हैं उसके बावजूद ये वैक्सीन इफेक्टिव रहेगी, ये हमारी उम्मीद है। और अगर कोई इसके अंदर ड्रॉबैक आता है तो हम लोग इसको हम कैपेबल हैं कि हम इन हाउस इंडिया के अंदर वैक्सीन का जो मॉडिफिकेशन है उसको कर सके और वैक्सीन कंप्लीट हो जाए। बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं, मेरे 2-3 सवाल हैं वैक्सीन को लेकर। मैंने जो पहला सवाल किया था उस सवाल को मैं वापस दोहराता हूं कि हम वैक्सीन माफिया के शिकार तो नहीं हो गए। हमारे साथ में डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अतुल अग्रवाल साहब ने बताया कि देखिए, हमने जो कोवैक्सीन बनाई है वो जिस प्लेटफॉर्म पर बनाई है वो तो पूरा वायरस लेकर ही बनाई है। कमाल की वैक्सीन है, कितने भी स्वरूप बदल ले लेकिन हमारी वैक्सीन काम करेगी। लेकिन आप भूले नहीं होंगे डॉक्टर राजीव सूद साहब कि जो इस देश के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता हैं अदार पूनावाला, उन्होंने ये बताया था कि वैक्सीन तो दुनिया में 2 ही हैं, या तो कोविशील्ड या फाइजर, बाकी तो सब पानी जितना सुरक्षित हैं। सीधे तौर पे कोवैक्सीन को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था साल भर पहले, आप इत्तेफाक रखते होंगे। और अभी के संदर्भ में जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं वो इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आप भी बोल रहे हैं कि अभी रिसर्च चल रही है, अभी जानकारियां आनी है। हमारे साथ अतुल अग्रवाल साहब भी यही बोल रहे थे, डॉक्टर अनिल गोयल जी भी यही बोल रहे थे, डॉक्टर सुरेश कुमार जी भी यही बोल रहे थे। ओमिक्रॉन को लेकर अभी ढंग से रिसर्च हुई भी नहीं है और मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बेंसेल बयान दे दिए हैं कि ये वर्तमान वैक्सीन को भेज दे रहा है, नई वैक्सीन की जरूरत रहेगी, हम नई वैक्सीन जल्द ही लेकर आएंगे। कुछ कहेंगे आप इसके राजीव सूद साहब?
देखिए, ये साइंटिफिक स्टडी होने के लिए आपको सफिशिएंट डाटा चाहिए होता है, इसको हम शॉर्टकट नहीं कर सकते। जी। और हमारे पास अभी नंबर ऑफ केसेस जो है वो बहुत कम है जो ओमिक्रॉन के आए हैं, और अगर इसके ऊपर हमने इसको टेस्ट करना है हमको कुछ समय तो चाहिए। और आपको मैं ये बता दूं कि ये कोई वैक्सीन माफिया या इस तरह कहने की बात नहीं है। आप गौर कीजिए, हमारे देश के अंदर पहला केस जो है वो जनवरी 20 में आया था केरला में, और दिल्ली में 2 महीने बाद ये केस आया था पहला कोविड का, हमारे ही हॉस्पिटल में आया था। तो ये जो केसेस हैं ये स्प्रेड करेंगे, और हमारा ये जो नया वायरस है ये तेजी से स्प्रेड हो रहा है, ये तेजी से स्प्रेड हो रहा है, इसको कंट्रोल करना है। और वैक्सीनेशन हमारा सबसे बड़ा हथियार है, उसको हमने जो लोगों की वैक्सीनेशन बची है उसको लगाना है। बूस्टर पे बात चल रही है वो करना ही है, और जहां तक वैक्सीन मॉडिफिकेशन की बात है उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च के बिना हम लोग कोई भी बयान देने की स्थिति में नहीं। मैंने कोई बयान दिया नहीं और आपसे भी कोई बयान की अपेक्षा नहीं है। मैंने तो कुल मिला के मॉडर्ना के सीईओ के बयान को आप आपत्तिजनक मानते हैं या नहीं मानते, ये मेरा सवाल था, लेकिन आपने उस पर टिप्पणी नहीं की। लेकिन डॉक्टर अतुल अग्रवाल शायद कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, मैं उनके पास चलता हूं, वो इशारा कर रहे हैं। जी अतुल अग्रवाल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप वैक्सीन की हिस्ट्री उठाकर देखें जी, कि जब जब इस देश में जो वैक्सीन बनना शुरू हो गई, और आप भी जानते हैं कि भारत अब वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता है। जी, न्यूमोकॉकल वैक्सीन में एक फाइजर की वैक्सीन आती थी, एक दो ग्लेक्सो की वैक्सीन आती थी। अक्सर हम लोग कॉन्फ्रेंस में भिड़ जाते थे कि ये स्ट्रेन है कब जो हम इन वैक्सीन को लगा रहे हैं। जी। अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले डॉक्टर सूद साहब को प्रणाम करता हूँ, फेसबुक पे तो मिलता हूँ सर आज आमने सामने, इसलिए डॉक्टर सूद सर को ही प्रणाम मेरा। जी। और उसके बाद भारत ने एक वैक्सीन बना दी जो भारत के स्ट्रेन के हिसाब से थी। जी। आपको जान के हैरानी होगी, जैसे ही वो स्ट्रेन की इंडियन वैक्सीन मार्केट में आई, फाइजर ने डिक्लेयर कर दिया अब 13 नहीं 20 स्ट्रेन की हम वैक्सीन इंडिया में लाएंगे, क्योंकि उनकी सेल कम होगी, मार्केट इंडिया है। भारत सरकार के इंद्रधनुष कार्यक्रम में अभी तक फाइजर की वही वैक्सीन लग रही थी जो कि बहुत महंगी वैक्सीन है, जबकि हमारी वैक्सीन बहुत सस्ती है। रोटा वायरस वैक्सीन जब तक विदेशी जीएसके और एमएसडी की आती रही समस्या नहीं थी, लेकिन डॉक्टर एमके भान ने जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी बने उसके 2 साल के अंदर ही उन्होंने इंडियन वैक्सीन रोटा की दे दी, वो भी एम्स के एक न्यूबॉर्न बेबी से उन्होंने रोटा आइसोलेट करके। उस वैक्सीन की कीमत धड़ाम से 1/10 रह गई। उसके बाद उसी कंपनी ने एक 5D वैक्सीन भारत की डाल दी तो रोटा का बाजार भी बंद हो गया। फ्लू इंडिया में बन रहा है। टाइफाइड वैक्सीन जो बनाई थी हम लोगों ने, वो इस समय विश्व में छा गई है, विश्व में कोई उस टाइफाइड वैक्सीन को नहीं बना पाया था जी। तो डेफिनेटली देयर आर मार्केट फोर्सेस। मैंने शुरू में कहा भारत एक सोने की चिड़िया है जिस पर हर कोई आक्रमण करना चाहता है। वैक्सीन के संदर्भ में खेल तो है, ये डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब मान रहे हैं। लेकिन मैं डॉक्टर सुरेश कुमार साहब के पास वापस जाना चाहता हूँ, फिर मुझे डॉक्टर अनिल गोयल आपसे भी बात करनी है। सुरेश कुमार साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, एक जिक्र हुआ अभी डॉक्टर राजीव सूद जी के साथ में बूस्टर के संदर्भ में, हमने पहले भी इस पर कार्यक्रम किया था, डॉक्टर राजीव सूद साहब तब भी हमारे साथ में थे। आपसे जानना चाहता हूँ कि कहीं बूस्टर के संदर्भ में फैसला लेने के प्रक्रिया में देरी तो नहीं हो रही इस देश में? हम बार बार ये कहते रहे हैं कि चूंकि हमें 200 करोड़ डोज लगाने हैं, 120 ही लगे हैं, अभी भी 80 करोड़ लोगों को लगना बाकी है। पर दूसरी कहानी ये है, वास्तविक स्थिति जमीनी, आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि हमारे पास में वैक्सीन रखी हुई हैं, इंतजार करते रहते हैं कि लोग आएँ और वैक्सीन लगवाएं। घर घर जाके अभियान चलाना पड़ रहा है, ढूंढ कर हाथ पैर जोड़कर हमें वैक्सीन लगानी पड़ रही है। इन सब के बीच में कम से कम वो 3 करोड़ लोग जिन्हें प्राइमरी वर्कर माना गया था, फाइटर माना गया था, जिन्हें 16 जनवरी 2021 को पहला डोज लगना शुरू हुआ था, उनको तो बूस्टर डोज लगने के संदर्भ में तुरंत फैसला लेना चाहिए, क्रियान्वित करना चाहिए। बाकी दुनिया में 9 महीने के आधार पर बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया, हम अभी तक विचार कर रहे हैं। देरी तो नहीं कर देंगे। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था दोबारा ठोकर नहीं खानी चाहिए, क्या कहते हैं डॉक्टर सुरेश कुमार साहब? हिमांशु जी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमारा जो हेल्थ केयर वर्कर है, जो वर्किंग फोर्स है, यदि वो इन्फेक्ट हो गया, जो नया वायरस है ओमिक्रॉन, तो उससे बचने के लिए बूस्टर जो डोज है वो
एक अभी जो नई गाइडलाइंस आ रही है उसमें डिसाइड होगा, दिस इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। जी फर्स्ट वी हैव टू एंश्योर दैट एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मस्ट रिसीव दोज डोजेस। अभी तो पूरी जो जनसंख्या है उसको सारी वैक्सीन का डोज नहीं मिल रहा है, और वर्क फोर्स के लिए निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज ने, हमने देखा है कि यूएसए में, यूरोप में और जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने ऑलरेडी बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया है, न केवल हेल्थ वर्कर को, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, टेक्नीशियंस को, बल्कि उनकी सामान्य नागरिकों को। जी भारतवर्ष में एक टेक्निकल ग्रुप है जो ये सब फैसले लेता है, और आईसीएमआर और बाकी जो एजेंसियां हैं सब इसमें बहुत बड़े स्तर पर प्रयास कर रही हैं डाटा इकट्ठे, क्योंकि हमारा जो एंटीबॉडी लेवल है डिफरेंट सिटीज में, हमने देखा कि दिल्ली में अभी भी जो एंटीबॉडी का जो प्रोटेक्शन लेवल है काफी अच्छा है, 80 से ऊपर है, कुछ जी स्थानों पर 95% एंटीबॉडीज है। और जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो निश्चित रूप से उनमें एक डर का माहौल है कि यदि ये नया ओमिक्रॉन वायरस आ गया तो वो वैक्सीनेटेड लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। पर वैक्सीनेशन का फायदा ये है कि जो उनका क्लिनिकल स्पेक्ट्रम है, जो डिजीज प्रोफाइल है, वो कम सीवियर होगा, हल्का होगा, और जैसे कि पहले हमने डिस्कस तो किया सुरेश कुमार साहब भी बोल रहे हैं कि बूस्टर के संदर्भ में फैसला तो जल्दी लिया जाना चाहिए और कम से कम प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके संदर्भ में तो लिया जाना चाहिए। तो जानने में दिलचस्पी, डॉक्टर अनिल गोयल साहब, आप इतनी बड़ी संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, इस संदर्भ में शासन के स्तर पर कोई संवाद आपने किया है, कोई पहल की है, कोई कोशिश की है कि कम से कम वो लोग जो इस लड़ाई को मैदान में लड़ते हैं उनको कवच उपलब्ध कराने के संदर्भ में तकनीकी दांवपेच में न उलझाया जाए, बल्कि फैसले को तुरंत क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए लेकर? देखिए, हम अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स के लिए भी बात करते हैं तो हम समाज के लिए भी बात करते हैं जी सबसे पहले हमारा कंसर्न, हमने जितने भी पत्र लिखे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी, कि सबसे पहले तो सबको वैक्सीन लगे। जी हमारा कंसर्न ये है कि अभी जो हमारी एंटीबॉडीज बन रही हैं, आपने देखा होगा कि अभी इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर बिलियरी डिजीज ने 28,000 केसेस का एंटीबॉडी स्टडीज किया, जी उसमें 90% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडीज हैं। तो हम किस डायरेक्शन में बूस्टर की तरफ जा रहे हैं ये एक अलग विषय है, क्योंकि क्या हमें बूस्टर की जरूरत है क्या, ये एक विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। या हमको पहला हमारा फोकस ये होना चाहिए कि देश की जो 55% पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लगा वो होना चाहिए, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि अगर एक भी पेशेंट अगर है नया आता है तो वो सबको प्रॉब्लम कर सकता है, यही हमने साउथ अफ्रीकन वेरिएंट में देख रहे हैं। जी तो इसीलिए सबको वैक्सीन लगना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये आईएमए का स्टैंड है और मुझे लगता है सरकार भी इसी दिशा में कदम उठा रही है। फिर हम कहते हैं कि किस तरह सबको वैक्सीन लगे। अब वैक्सीन हेजिटेंसी है, जो लोग नहीं लगवा रहे हैं या वैक्सीन से डर है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर दस्तक देना। सबसे पहले ऑफ हेल्थ ने कहा हर घर दस्तक देना, नॉक एट एवरी डोर। जो लोग निकल नहीं रहे हैं उनको निकालिए। अतुल अग्रवाल जी ने कहा ओमिक्रॉन के डर से लोग अब दूसरी डोज लगवा रहे हैं, यहाँ तो पहली डोज नहीं लगी, अभी 45 करोड़ को 2 डोज लगी हैं, राइट, और 80 करोड़ को 1 डोज लगी है, तो हमारे को अभी 20 करोड़ को तो 2 डोज लगानी है। तो इनको घर से निकालना होगा। अभी कर्नाटका की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनकी जो सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं, चाहे फ्री राशन है चाहे सब्सिडीज है, उनको रोक दिया जाए, उनको प्रमोशन नहीं दिया जाए। ये कर्नाटका की, तो मुझे लगता है हमको ऐसे विषय भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये लार्जर पब्लिक हेल्थ का इशू है, पूरे देश के, मेरे और आपके हेल्थ का इशू है जी। इसलिए ये जरूरी है कि सबको वैक्सीन लगे। हाँ, बूस्टर डोज जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको लगनी चाहिए ये, लेकिन हम इस पर भी एक स्टडी करें अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ना कि हम ये देखें कि साहब अमेरिका में वो जो बूस्टर डोज लगाने की बात कर रहे हैं, या मान लीजिए इजराइल में तो 100% वैक्सीनेशन हो गया फिर भी वहाँ केस पाए जा रहे हैं जी। तो हम सही डायरेक्शन में अपने इंडियन हमारा डेटा होना चाहिए, इंडियन हमारी रिसर्च होनी चाहिए कि क्या हमको बूस्टर की जरूरत है। मेरा ये सवाल है, अगर है तो सबसे पहले डॉक्टर अनिल गोयल साहब बिल्कुल एक अलग राह पर है। उनका कहना है कि भारतीय परिवेश में जरूरतें क्या है इसको अध्ययन करके फैसले लिए जाने की जरूरत है, हम दूसरों की नकल ना करें। दुनिया में ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा करें, ये सवाल है। डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी के पास में शायद कोई जवाब है डॉक्टर अनिल गोयल जी की इस जिज्ञासा का। सुनते हैं क्या बोल रहे हैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी।
सर देखिए, मैं डायरेक्टली अक्सर जो एक्सपर्ट हैं एनटेगी के, वो इत्तेफाक से पीडियाट्रिशियंस हैं, सब मेरे अच्छे मित्र हैं और डिस्कशन होता रहता है। जी हमको पहले तो बूस्टर डोज और एडिशनल डोज का अंतर समझना होगा। जी यहाँ इस बार एक नया शब्द भारत सरकार सोच रही है, एडिशनल डोज, जो आपने हेल्थ वर्कर्स के लिए बात की है। जी बूस्टर हम कब देते हैं किसी भी वैक्सीन का? जब हमने वैक्सीन दी, उसके प्रति एंटीबॉडी बनती है, ग्राफ ऊपर जाता है, एक पीक तक एंटीबॉडी जाती है, फिर एंटीबॉडी धीरे धीरे गिरना शुरू होती है। जी अगर एंटीबॉडी पीक पर है, उस समय हम बूस्टर डोज देंगे तो वो बूस्टर डोज काम नहीं करेगी। जब एंटीबॉडी लेवल बिल्कुल गिरकर बेस लाइन के पास आने से पहले अगर हम बूस्टर डोज देते हैं, तब ये कई गुना शक्ति से उस पीक को बढ़ा देती है। इसको प्राइम बूस्ट प्रिंसिपल कहते हैं। जी अभी हम पीक पर एंटीबॉडी के लेवल पे हैं, इसलिए बूस्टर तो हमें अपने देश के बारे में अभी सोचना ही नहीं चाहिए। जी प्राइम बूस्ट प्रिंसिपल जो और डॉक्टर्स हैं वो उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। हम हर वैक्सीन का अलग अलग टाइम पर बूस्टर देते हैं। जी हेपेटाइटिस बी में हम 5 महीने बाद दे देते हैं, लेकिन एमएमआर में हम 3 साल बाद देते हैं। ये किस समय किसका एंटीबॉडी लेवल गिरता है तब हमको देना चाहिए। यस, ये मैंने भी एनटेगी को सजेशन दिया है, एटलीस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनको शुरू में कोविशील्ड लगी है, उनको एडिशनल डोज ऑफ कोवैक्सीन दे देनी चाहिए। दिस विल प्रिवेंट infections from various other variants। जी ये मेरा उनको सबमिशन है और इस पर बहुत एक और सवाल जो अतुल अग्रवाल साहब आपसे इसी के संदर्भ में जुड़ा हुआ है कि हमने पिछले कुछ समय में भारत सरकार ने आर्थिक मदद देते हुए वैक्सीन निर्माताओं को वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के संदर्भ में प्रेरित किया। कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहले 6 करोड़ और 2 करोड़ डोज हर महीने तैयार करने की कैपेसिटी में थे। आज आप ही इस कार्यक्रम में बता रहे हैं कि अब हम 30 करोड़ डोज एक महीने में तैयार करने की कैपेसिटी में। पर आपका अपना आकलन, आपकी अपनी समझ जो इस कार्यक्रम में साझा की है, उसमें कोविशील्ड के मुकाबले आप कोवैक्सीन की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि कोवैक्सीन जिस प्लेटफॉर्म पे है आपको इस लड़ाई में ज़्यादा असरकारक दिख रही है। क्या आप नहीं मानते कि हमें कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत है? जब आप मान रहे हैं कि ये म्यूटेशन बदलता है, तो एक कंप्लीट वायरस पर जो वैक्सीन तैयार हुई है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे, ये कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि अभी भी आपने एडिशनल बूस्टर के संदर्भ में कोवैक्सीन लगाने की बात कही जिन्हें कोविशील्ड लगी हुई है, इसलिए ये सवाल आपसे। सर इसके मैं एक एग्जांपल देता हूं। सभी ने एक ट्रिपल के टीके का, जिसको डीपीटी का टीका कहते हैं, उसका नाम सुना होगा जी। इसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस 3 चीजें होती हैं। डिप्थीरिया गलघोटू, पर्टुसिस काली खांसी। जी पर्टुसिस में एक टीका फैशन में आया, बिना दर्द, बिना बुखार, बिना गांठ वाला, जी जिसके अंदर की पूरा पर्टुसिस का, बॉडीटेला पर्टुसिस का पूरा बैक्टीरिया नहीं है। जी केवल उसके 3 एंटीजन को लेकर काली खांसी का टीका बनाया, जिसको कि आजकल फैशन में बिना दर्द, बिना बुखार, बिना गांठ वाला टीका कहते हैं। और आधुनिक महिलाएं अपने बच्चे को वो टीका लगवा रही हैं। जी आप जितने डॉक्टर सूद, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर गोयल सर बैठे हैं, दे नो वर्षों से डीपीटी का टीका लग रहा है, जिसमें गांठ पड़ती है, सूजन होती है, बुखार आता है। इट इज वेरी इफेक्टिव। जी जो ए सेलुलर केवल 3 एंटीजन को लेकर बनाया गया, वो उतना इफेक्टिव नहीं है। जी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन कोविशील्ड और कोवैक्सीन में आके खड़ी हो गई है। एक ए सेलुलर पर्टुसिस है, एक होल सेल पर्टुसिस है। हमने पिछले 40 साल में इन दोनों के रिजल्ट में फर्क देखा है। उसी से हमको ये एक्सट्रापोलेट करना है एंड वी कैन फाइंड द आंसर। ये जो मैं मैसेज जो महसूस कर रहे हैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब। लेकिन मैं डॉक्टर राजीव सूद साहब एक व्यवहारिक पहलू पर आपके पास चर्चा के लिए आना चाहता हूं। अचानक देश में जितनी भी राज्यों की सरकारें हैं वो सब कुछ खोलने के संदर्भ में आगे बढ़ चली थी। सारे स्कूल फुल कैपेसिटी के साथ खोलने की बात हो गई थी, सिनेमा हॉल्स खोल दिए गए थे, राजनीतिक, सामाजिक, वैवाहिक आयोजनों में कितनी ही कैपेसिटी के साथ आने जाने की छूट दे दी गई थी। अचानक ओमिक्रॉन आया, सारी छूटें वापस लेने के फैसले आने लगे। स्कूल वापस 50% कैपेसिटी में कर दिए। कक्षा 1 से 7 तक के बच्चों के कई राज्यों के अंदर स्कूल बंद करा दिए गए।
आपसे जानने में दिलचस्पी है मेरी, कितना व्यवहारिक है इतनी जल्दी जल्दी फैसलों को लेना और बदल देना? कहीं हम जरूरत से ज़्यादा हड़बड़ा तो नहीं जा रहे? क्या हम अपने आप को तत्पर दिखाने की कोशिश में अपनी बाकी चीज़ों के साथ में समझौता तो नहीं कर रहे? बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में हमारे फैसले आने वाली पीढ़ी के लिए संकट पैदा तो नहीं कर रहे? क्या कहते हैं आप? ये फैसलों के लिए कोई कमेटी बन के चिकित्सकों के परामर्श के आधार पर सरकार फैसले ले, या 4 नेता बैठ रहे हैं और जिसमें ताली बज जाए वैसे फैसले ले रहे हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो कमेटी जो आप बोल रहे हैं वो तो है, सरकार समय समय पे इसका रिव्यू करती है और गाइडलाइंस को मॉडिफाई किया जाता है। हम किसी भी तरीके से स्कूलों को, कॉलेज को, बिजनेस को, ट्रैवल को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते। हमारी जो स्पेनिश फ्लू की जो वेव आई थी, जो पेंडेमिक आया था, वो भी, उसमें भी 3 वेव आई थी। तो इसलिए, और आप ये देखिए, भारतवर्ष में हमारे ये 2 वेव आई हैं, अभी कई देशों में 4 वेव्स आ चुकी हैं। और इसका जो हमारा जो दिल्ली का केसेस हैं वो 9,000 के करीब स्टेबल है अभी इंडिया में, और खतरा है, उसके लिए हमको प्रिकॉशंस लेनी है। हमको प्रिकॉशंस लेने के लिए अगर कुछ सख्त कदम उठाने पड़े, हमको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, और सरकार करेगी भी नहीं, और सारी स्टेट की सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है, जो बिल्कुल ठीक है। हम नए नॉर्म्स में जी रहे हैं। तो हम लोगों ने 2 साल देखा है कि कैसे स्कूल, पढ़ाई और कुछ उस तरह तो नहीं, पर हम लोगों ने अब चलना आ गया है। हमारी डिस्टेंट एजुकेशन, वर्चुअल क्लासरूम्स, वो सब चल रहे हैं। तो हम इसको नए नॉर्म्स के अंदर हम बेटर पोजीशन में, एक बार कोरोना जाए और पेंडेमिक खत्म हो, हमारा जो पूरा समाज का वर्किंग है और जो हमारी पढ़ाई है, ये पहले से मैं आपको एश्योर करता हूँ और बेटर आपको मिलेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे इनोवेशंस, बहुत सारे इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन जो कर चुके हैं। हम अब सख्त कदम उठाने में जो पहले दिक्कत थी, अवेयरनेस में देरी आती थी, अब हम ये सख्त कदम कुछ दिनों में या कुछ घंटों में उठा सकते हैं, और लोग समझते हैं अब इसको, अवेयरनेस आई है। आपने खुद ही कहा वैक्सीन हेजिटेंसी भी अब खत्म हो रही है। लोग लाइन में दोबारा, अभी ओमिक्रॉन के बाद 10 दिन भी नहीं हुए, अभी आज 9 दिन हुए, और लोग फिर से भाग रहे हैं कि हमको वैक्सीन लगा दो। जो लोग पहले कहते थे वैक्सीन बेकार है, वो लाइनों में लग रहे हैं आज। और गांव के अंदर जो पहले कोई वैक्सीन की बात करता था, वो गांव छोड़ के भाग जाते थे, वो अब कह रहे हैं हमको वैक्सीन लगाओ। चेंजेस आ रहे हैं हर चीज में, हर जीवन के हर बदलाव आ रहा है डॉक्टर राजीव सूद साहब। लेकिन मैं अपने सवाल को फिर दोहराता हूं आपसे। इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी। कल ही उन्होंने संसद में कहा है कि ओमिक्रॉन का एक भी केस अभी हिंदुस्तान में, इंडिया में या भारत में नहीं पाया गया है। पर आप विरोधाभास देखिए, एक राज्य अपने यहाँ के स्कूलों को बंद करने का फैसले पे कायम है, एक राज्य अपने यहाँ के बच्चों को आधी कैपेसिटी के साथ बुलाने का फैसला ले रहा है, एक राज्य है जो सब कुछ खोल दे रहा है। मैं जानना चाहूँगा कैसे जस्टिफाइड करें कौन सा राज्य सही फैसला ले रहा है? एक देश, अलग अलग राज्य। ओमिक्रॉन का एक भी केस अभी देश में नहीं, ऐसा देश के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है। कैसे माने कि फैसले नेता ले रहे हैं, विशेषज्ञ ले रहे हैं, या जिसकी जो मर्जी आ रही है वैसा कर ले रहे हैं? मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हेल्थ स्टेट मैटर है। हर स्टेट में आप देखिए, जब केरला में हालत खराब थी, महाराष्ट्र में हालत खराब थी, 8 राज्यों के अंदर कोविड था, बाकी राज्यों में नहीं था इतना। और हर राज्य ने अपना अलग अलग एक्सपीरियंस किया है, अलग अलग रिजल्ट भोगा है, और हर आदमी कॉन्शियस है, और हर स्टेट को राइट है एक जनरल गाइडलाइंस जो सेंटर की हैं, ICMR की हैं, कोविड का जो पैनल है उसके चेयरमैन ने जो अभी इंफॉर्मेशन दी है, प्रिडिक्शंस वगैरह जो शेयर की हैं आफ्टर डिस्कशन, प्रधानमंत्री जी ने जो हाई लेवल मीटिंग्स की हैं, वो एक गाइडिंग फोर्स है सारी स्टेट्स के लिए। और स्टेट अपने यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो हमको उसको डाउट करने की जरूरत नहीं है। हमारे को ये भी समझना पड़ेगा कि मेडिकल साइंस के अंदर या क्लिनिकल साइंस के अंदर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
राजू साहब, आपका कहना है, आपकी बात का बहुत सम्मान है, पर देश के प्रधानमंत्री या देश के स्वास्थ्य मंत्री समय समय पर राज्यों के द्वारा लिए गए फैसलों पे सवाल उठा देते हैं। कभी बताते हैं कि इन राज्यों ने बहुत अच्छा फैसला लिया, कभी बताते हैं कि इन राज्यों के तौर तरीके ठीक नहीं है। तो ऐसे में अगर मैंने इस विसंगति के संदर्भ में सवाल उठाया है तो वो नाजायज तो नहीं कि ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं देश में, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री बताएं, और राज्य कहीं स्कूल पे ताले डाल दें, कहीं आधे खुलवाएं, कहीं पूरे खुल जाएं। तो जहन में आता है कि आखिर इस देश को संचालित करने के तौर तरीके क्या हैं। डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप लेते हैं, फिर डॉक्टर अनिल गोयल साहब से आने वाले समय को लेकर आईएमए क्या करेगा इसको समझने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब। रोकने के लिए कार में सीट बेल्ट बांधिए, हेलमेट लगाइए, पर लोग सड़क पे चलना नहीं रुकते हैं। जी, दैट इज नंबर 1 मैसेज। सेकंड, हंगामा कटा था दिवाली के बाद आउटब्रेक होगा, दिवाली भी निकल गई, ना दिल्ली का पोल्यूशन कम हुआ, ना कोरोना के केस बढ़े। जी, आप भी जानते हैं आधे से ज्यादा शादी का सीजन निकल चुका, ना कोविड के केस कहीं बढ़े। केरल मॉडल इज समथिंग डिफरेंट। केरल पे अगर अलग से एक चर्चा चलाएं तो मैं 1 घंटे बोल सकता हूं केरल और महाराष्ट्र के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर। लेकिन बंद करना ये कहीं से भी संभव नहीं है, क्योंकि 2025 तक इसी ढंग से स्ट्रेन आते रहेंगे। हमें 1919 से सबक लेने की जरूरत है, ना कि 2020 से। प्लीज बड़े हमें महत्वपूर्ण दोबारा टिप्पणी से डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी की। सिलसिला इतनी जल्दी रुकना नहीं है, अभी आने वाले 4-5 साल हमें इस प्रकार के परिवर्तनों के दौर से गुजरना होना है और उसकी चुनौती का सामना करना पड़ना है। लेकिन मैं डॉक्टर अनिल गोयल साहब आपसे समझना चाहता हूं, चूंकि आप इस देश की सबसे बड़ी चिकित्सकों की संस्था के प्रतिनिधि हैं, आने वाले समय की चुनौती को किस रूप में आपकी संस्था देख रही है, कैसे इसका मुकाबला करने जा रही है, इस कार्यक्रम के अंत में आपकी टिप्पणी। देखिए, सबसे पहले हमको चुनौती समझनी होगी कि आगे आने वाले समय में क्या चुनौती हो सकती है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये अगर हाईली इन्फेक्शियस है और कुछ जगह अचानक बहुत ज्यादा पेशेंट्स का सर्ज आ गया, ऐसा संभव है। और हमारे देश में वल्नरेबल पॉपुलेशन भी है, हमारे देश में अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन भी है, तो हमारे देश में ये माइल्ड डिजीज ही रहेगी, ये माइल्ड का मॉडरेट हो जाएगी, ये हम लोग नहीं कह सकते। जैसे डॉक्टर सुरेश ने कहा, सब पैनलिस्ट ने कहा माइल्ड है, तो कब माइल्ड मॉडरेट हो जाएगी, खास तौर से जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, ये नहीं अभी हम लोगों को पता है। इसीलिए हम लोगों की तैयारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सबसे पहला है कि हम वैक्सीन के लिए, प्रमोशन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हमने स्वास्थ्य मंत्रालय को भी लिखा, 1700 ब्रांचेज हैं पूरे कंट्री के हर कोने में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। हर ब्रांच में हम लोग तैयार हैं अपने ब्रांच के माध्यम से वैक्सीन लगवाने के लिए, हमारे डॉक्टर्स उसके लिए तैयार हैं। तो पहला हमारा क्या है कि हर घर में हर आदमी को, हर महिला को वैक्सीन लगनी चाहिए, एडल्ट को। सेकंड पार्ट ये है कि जितना भी रिसर्च बच्चों में वैक्सीन के लिए हो रहा है, खासतौर से 12 से 18 में, उसका भी जल्दी से जल्दी कंक्लूजन हो, चाहे जायडस हो या कोवैक्सीन हो, जिससे कि उन बच्चों को भी वैक्सीन लग सके। सेकंड पार्ट, उसके लिए भी हमारी चेष्टा है। थर्ड पार्ट ये है कि अगर इस तरह की कोई बीमारी में अचानक सर्ज आती है तो हमारे डॉक्टर जिस तरह से पहले लगे सेकेंड वेव में, और आपको जानकर अत्यंत दुख और आश्चर्य होगा कि 1500 डॉक्टर्स की डेथ हुई, 1500 ऑल ओवर द कंट्री, जो कि हमारे नंबरान थे, जो MBBS मिनिमम डॉक्टर थे या उससे ज्यादा थे। तो अब भी हमारे डॉक्टर उस फ्रंट लाइन वर्कर की तरह तैयार हैं, आज भी तैयार हैं, एक सैनिक की तरह। वो जब भी अगर सर्ज में कहीं भी हमको बुलाया जाएगा तो हमारे 4 लाख डॉक्टर उसके लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा वैक्सीन सबको लगे, और अगर कहीं बीमारी होती है तो हम आगे बढ़कर उसके लिए काम करें। और उसके अलावा हम लोग, अब हमने अभी एक रिसर्च विंग भी बनी है जो अलग से इस पर रिसर्च भी कर रही है कि किस तरह से ये जो नया कोविड वेरिएंट आएगा उसको किस तरह से, क्या क्या संभावना है, क्या क्या कंट्रोल हो सकता है, क्या क्या कंट्रोल हो सकता है। तो कुल मिला के इस कार्यक्रम का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है कि चाहे जितने भी वेरिएंट आए, मुकाबले के लिए वैक्सीन से बड़ा हथियार कुछ नहीं है। और इस देश में यूं तो 120 करोड़ डोज लग गए हैं, पर कुल डोज वयस्क आबादी के आधार पर 210 करोड़ लगने थे। अभी भी हमें 90 करोड़ डोजेज लगाने हैं, और ये लगाने के लिए सरकार या तंत्र तो तत्पर है, पर लगवाने वाले कहीं खोए हुए हैं। वह अपनी पहचान बताएं, और सरकार जो आपको बचाने के लिए प्रयत्नशील है, इन प्रयासों के माध्यम से उसमें सहभागी बने। एक निष्कर्ष इस कार्यक्रम का ही है। दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है वो
डॉक्टर अनिल गोयल साहब ने कहा कि इस देश में 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के संदर्भ में टीकाकरण को लेकर भी फैसला जल्द से जल्द लिया जाए। इसमें विलंब करना देश और समाज दोनों के लिए ही उचित नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, फ्रंट लाइन वर्कर्स के संदर्भ में चाहे आप उसे जिस भी नाम से पुकारें, पर एक और डोज उनको उपलब्ध हो पाए जल्द से जल्द, इस संदर्भ में भी फैसला लेकर क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ा जाए, ताकि जिन्होंने इस लड़ाई को इतनी संजीदगी के साथ अब तक लड़कर जीतने के मुकाम तक लाया है, वो कम से कम अनावश्यक अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर ना हो जाए। देखें क्या यह फैसले हमारी सरकारें ले पाएंगी और इस देश की जनता उसमें सहयोग कर पाएगी। इंतजार आपको भी और हमको भी। लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक गंभीर विषय पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर वर्तमान मुश्किल हालात को व्यक्त करते हुए इस संकल्प के साथ कि कठिन है काम तो हिम्मत से काम ले ये दिल, कठिन है काम तो हिम्मत से काम ले ये दिल, बिगाड़ काम ना मुश्किल समझ के मुश्किल को। वहशत रजा अली कलकत्वी ने जो ये शेर लिखा है वो ये बताने के लिए लिखा है कि अगर काम मुश्किल है तो उसे मुश्किल समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिम्मत बनाए रख के उस मुश्किल का सामना करने की जरूरत है। अगर हिम्मत रहेगी, सामना करेंगे तो जीत भी हासिल कर ही लेंगे। तो जीत के हासिल करने के संकल्प को मायूसी के साथ भूलने की जरूरत नहीं। हम हर हाल जीतेंगे इस संकल्प के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सदा प्रणाम।